की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के कनखल स्थित प्राचीन दक्ष मंदिर पहुंचे, जहां साधु संतों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विधि विधान से रुद्राभिषेक और हवन पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिला। वहीं सीएम के दौरे को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रार्थना रहती है कि महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद भी लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है। कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है हम सब मिलकर 2027 में। सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के समर्थन से, हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर कुंभ मेले का आयोजन बहुत अच्छा करेंगे, दिव्य रूप से करेंगे, भव्य रूप से करेंगे। और ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है जब पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारे राज्य का, हरिद्वार का, कुंभ नगरी का पहले से ही बहुत बड़ा स्थान है। उस स्थान को और विस्तार देने का और लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर आने पर अच्छा महसूस हो, सबकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो। हमारे यहाँ भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार सूर्य जब धनु राशि में आता है तो खरमास लगता है, जिसमें सारे शुभ कार्य प्रतिबंधित हो जाते हैं। तो कल चूंकि 16 तारीख को सूर्य जो है धनु राशि में आ रहे हैं और आज सफला एकादशी का पवित्र दिन है, भगवान शिव का सोमवार का दिन था, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा थी कि महीना समाप्त होने से पहले भगवान शिव का अभिषेक हो और हवन हो और साथ ही अखाड़ा के जो हमारे सभी संप्रदायों के जो प्रार्थना रहती है कि महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद भी लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है। कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है हम सब मिलकर 2027 में। सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के समर्थन से, हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर कुंभ मेले का आयोजन बहुत अच्छा करेंगे, दिव्य रूप से करेंगे, भव्य रूप से करेंगे। और ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है जब पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारे राज्य का, हरिद्वार का, कुंभ नगरी का पहले से ही बहुत बड़ा स्थान है। उस स्थान को और विस्तार देने का और लोगों को अच्छे बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरक सिंह रावत के बयान को कांग्रेस की आधिकारिक सोच बताते हुए कहा कि ये बयान सिख समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज और देवभूमि उत्तराखंड चारों का अपमान है। चमोली ने कहा कि सिख गुरुद्वारों और 4 साहबजादों की शहादत देश की सबसे बड़ी ताकत है और उस पर सवाल उठाना अक्षम्य है। उन्होंने मुस्लिम समाज को सामूहिक रूप से अपराधी ठहराने वाली भाषा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस पूरे समाज को कटघरे में खड़ा किया गया है। कि पहला विषय तो ये है कि हरक सिंह रावत जी ने जो बात कही है उसको सिर्फ हरक सिंह रावत जी से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। आज वे कांग्रेस के चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, तो ये माना जाएगा जो भी हरक सिंह रावत बोल रहे हैं वो कांग्रेस की लाइन बोल रहे हैं, वो कांग्रेस बोल रही है। पहले तो अपने आप को हरक सिंह रावत जी से हटा के आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये कांग्रेस की लाइन है, क्योंकि कांग्रेस के चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष है और उनके द्वारा ये बातें कही गई। पहला विषय जो सिखों के लिए जिस तरह उन्होंने कहा और जिस प्रकार से रिएक्शन भी आया, और आज मैं देख रहा हूँ कि वो जगह जगह कहीं भंडारे में जा रहे हैं, उनके यहाँ कभी कोई जूता पॉलिश करने जा रहा है, कोई माफ़ी मांगने जा रहा है, ये पर्याप्त नहीं है।
क्योंकि सिख समाज इस देश के जो जो धर्म है उसको बचाने के लिए उन लोगों ने जो कुछ किया है, सिख गुरुओं ने जो शहादतें दी हैं, वो अपने आप में कोई सामान्य चीज स्थिति नहीं है। पूरा देश उसका ऋणी है और कहीं ना कहीं वो इस देश के धर्म का संबल है, रीढ़ है उसकी। और उसके साथ साथ जो राष्ट्रीयता का भाव, जो दसम गुरु ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चार अपने जो उनके बच्चे थे, उनके जो साहबजादे थे, उनकी शहादतें हुई हैं इस देश और धर्म के लिए, वो अपने आप में इस देश की। देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। राजधानी में ये ऐसे बिल्डिंग बनाई जा रही है जहां करीब 100 दफ्तर एक ही छत के नीचे होंगे और 1000 कारें पार्क की जा सकेंगी। वहीं ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की देखरेख में किया जा रहा है और 180 करोड़ के बजट से तैयार होने वाली ग्रीन बिल्डिंग में पिछले 2.5 साल से निर्माण चल रहा है, जो कि अक्टूबर 2025 तक तैयार होनी है। लेकिन एक बार फिर से इसके निर्माण की डेडलाइन जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में राजपुर रोड विधायक खजान दास ने कहा कि उन्होंने समय समय पर मौके पर जाकर निर्माण की प्रगति जांचने का काम किया है, जो कि बेहद ही धीमी रफ्तार से चल रही है। सरकार की कोशिश है कि जिले के सभी सरकारी दफ्तर एक ही छत के नीचे आ जाएं। देखिए, ग्रीन बिल्डिंग का जहां तक सवाल है, एक छत के नीचे जनपद देहरादून के सभी ऑफिस आने हैं और 1000 से भी अधिक गाड़ियों की पार्किंग वहां पे होनी है। और इसमें जो कार्य दिया गया है वो कार्य गति नहीं पकड़ रहा है। इस विषय को लेकर के कितने ही बार जिलाधिकारी वहां पर गए, कार्य की प्रगति को देखा है और मैं स्वयं भी 2-3 बार वहां पर गया है। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर हालत में, यानी कि 2026 जून तक ये कंप्लीट होना चाहिए। ये आश्वस्त उन्होंने हमको किया है, तो मुझे लगता है कि इसके काम की अब गति पकड़ेगी। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उसके इतिहास को दागदार करार दिया। हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने अतीत में झांकने की जरूरत है। कांग्रेस के शासनकाल में इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को कुचलने और देश को अस्थिर करने का काम किया गया, जिससे जनता कभी नहीं भूल सकती। देखिए, किस तरीके से देखने की जहां तक रही बात, तो इनको जिस तरीके से देखना चाहिए पूरी जनता उसी तरीके से देख रही है और सत्ता से बाहर का रास्ता इनको दिखा भी रही है। तो वही कार्य इनके साथ किया जा रहा है कि सत्ता से इनको बहुत दूर रखा जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से जनता समझ चुकी है कि इनके लिए रोजगार एक राजनीति के रूप में आज तक चला आ रहा था, इसलिए जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है। और ये जिस प्रकार से इससे पहले ये मोहब्बत की दुकान भी चला रहे थे और भारत जोड़ो यात्रा, मैं तो ये ही समझ नहीं पाई आज तक कि भारत टूटा कब था जो ये जोड़ने के लिए चल पड़े थे। तो जब जब इस तरीके का ये कर रहे हैं शोर शराबा, तब तब इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है और इस बार भी इनको निश्चित तौर पर फिर जनता एक बार सबक सिखाएगी और इन्हें फिर से ये बताएगी कि कौन वोट चोर है, कौन क्या है। शायद ये अपना इतिहास भूल चुके हैं कि रायबरेली में क्या हुआ था और किस प्रकार से इमरजेंसी लगाई गई थी सत्ता में बने रहने के लिए। लाखों लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया था, लाखों लोगों की हत्या करी थी। तो ये सभी चीजों को इनको एक बार देखना चाहिए अपने इतिहास में से। मैं समझ सकती हूँ कि बदबू बहुत आती होगी इनके काले इतिहास से, लेकिन एक बार इनको झांकना चाहिए, उसके बाद इस तरीके के प्रोपेगेंडा राजनीति। देहरादून में एसआईआर लागू होने से पहले बीजेपी अब राज्य से बाहर रहकर काम कर रहे उत्तराखंड के नागरिकों को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश से बाहर रह रहे लोगों से उनके पैतृक गांव में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की अपील करेगी। इसके लिए पार्टी ने मेरी गणना मेरा गांव अभियान के लिए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव भेजने की तैयारी की है। इस अभियान के तहत बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रदेश के 13 जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो रोजगार के चलते राज्य और देश से बाहर रह रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या पर्वतीय जिलों से पलायन करने वाले लोगों की है। अब बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे और राज्य से बाहर रहने वाले मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें अपने पैतृक गांव में मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार
रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलायन रोकने और लोगों को वापस प्रदेश में लाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। बिल्कुल, देखिए रिवर्स पलायन की ओर सरकार काम कर रही है और पुष्कर सिंह धामी जी ने हमेशा पलायन पर जाने वाले लोगों को अपने प्रदेश में बुलाने के लिए जिस तरीके से नई नई स्कीम चलाने का काम किया है, तो ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय है। जो हमारे लोग बाहर गए हैं वो यहाँ इस प्रदेश में वापस आए, रिवर्स करें, ताकि हमारे प्रदेश का जो पलायन है उसको रोकने का काम सरकार भी करे और वो जनमानस भी करे जो यहाँ से किसी रोजगार की तलाश में कहीं बाहर गए हैं तो वो अपने प्रदेश को यहाँ पहुँचे। तो मेरी गणना में मेरा गाँव जिस तरीके से हमारी एक स्कीम चल रही है, मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक होगा। जो हमारा पलायन है उसको रोकने में ये कारगर। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 17 दिसंबर से अगले 45 दिनों तक प्रदेश भर में संचालित होगा, जिसके तहत प्रदेश की तमाम न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में विशेष कैंप आयोजित कर आम लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा। इस अभियान में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण समेत कुल 23 विभाग हिस्सा लेंगे। कैंप के जरिए लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के लिए ही योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। वहीं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि अधिकारी और कर्मचारी सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी उद्देश्य से सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों के जरिए घर घर तक योजनाएं पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी योजनाएं होती हैं जिनकी जानकारी आम जनमानस को नहीं होती, लेकिन जब कैंपों के जरिए योजनाएं लोगों तक पहुंचेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा सकेंगे। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अधिकारी या कर्मचारी तमाम हमारा जो जो विभाग होते हैं वो हर स्कीम को लोगों तक पहुंचाए, इसके लिए सरकार ने निर्देशित करने का काम किया है और कैंप के माध्यम से भी और घर घर तक हमारी सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे अधिकारी कर्मचारी करने का काम करेंगे और इसी के लिए निर्देशित दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और कैंप के माध्यम से भी जो योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की हों और या केंद्र सरकार की हो, उन सारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का जो एक लाभ लोगों को मिलना चाहिए उसके लिए हमारे अधिकारी काम करेंगे। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती जिनको लोगों को मालूम नहीं होता उनके बारे में, तो मुझे लगता है कि ये सारी योजनाएं जब लोगों तक पहुंचेगी तो उनका सबका फायदा हमारे उस जनमानस को मिलेगा। जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी है, गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर भी हमारा कर्मचारी जब पहुँचेगा तो उन योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक। नैनीताल हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें 8 पदों के लिए 21 दावेदार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में बने मतदान केंद्रों पर वोटरों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। मतदान को लेकर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी कुर्बान अली ने बताया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से जुड़े लगभग 1700 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कॉमन इंसान के मुद्दे यही होते हैं कि उसको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड हो, जैसे कि पार्किंग हो गई। पार्किंग का बहुत इशू होता है, बहुत ट्रैफिक लगता है, उसके वजह से कोर्ट रूम में लेट हो जाता है। प्लस बहुत सारे लॉयर्स जिनको चेम्बर अभी तक मिला नहीं है, चेम्बर मिलना चाहिए। और सर कोई हम ऐसा नेता या फिर लीडर चाहते हैं जो बार एंड बेंच के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर पाए कि सबका भला हो। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मतदान हमारा प्रारंभ हो चुका है। शांतिपूर्वक और एकदम जोश के साथ मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 1800 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिस लगभग 20 कैंडिडेट इस टाइम अध्यक्ष, सचिव और मेंबर सहित मैदान में है। और हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है 10 बजे से हमने प्रारंभ कर दी थी, जो शाम के 4 बजे तक लगातार चलेगी। 4 बजे बाद अगर जो लोग अंदर होंगे उनको हमें वोट परमिट करने पड़ेगा। उसके अलावा अगर टाइम सही रहता है हमारा 4 बजे तक हम निश्चित टाइम पे अगर हम निपट जाते हैं तो हम आज मतदान भी गिनती भी प्रारंभ करेंगे, मतदान का काउंटिंग प्रारंभ करेंगे। और अगर मतदान देर तक चलता है तो फिर हम आपको आगे सूचना देंगे कि शायद मतदान आज काउंटिंग आज ना हो पाए।
चमोली के पोखरी ब्लॉक के गिरसा गांव में इन दिनों गुलदार और लंगूरों का आतंक जारी है, जहां गुलदार ने जंगल में घास चुग रही 7 बकरियों और एक बछड़े को अपना निशाना बना लिया। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि 2 बकरियां मृत अवस्था में, लेकिन 5 बकरियों का कोई पता नहीं लग पा रहा है। पीड़ित ने वन विभाग वालों से मुआवजे की मांग की है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से जंगली जानवरों के हमले की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की है। मतलब जो है कि अचानक गुलदार ने हमला कर दिया। कुछ बकरी जंगल की ओर भागी, कुछ बकरी मेरे ओर भागी। मैंने जो है कि उनको घर ले गया। हम अचानक मेरे हो सकता है कि वो मेरे पे भी हमला कर देता। इन गुलदारों को कहीं दूसरी जगह ये कहीं पकड़ के छोड़ दिया गया। कितनी बकरियां थी और क्या? मतलब जो 5 बकरी तो अभी लापता है। 2 बकरी जो है कि मृत अवस्था में मिली है। क्या मांग करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कि हमको भी मुआवजा दिलाया जाए जितने जल्दी भी हो सके। गरीब आदमी है। मतलब 5 बकरी तो लापता है और 2 बकरी मृत अवस्था में मिली है और 5 बकरी का भी हमको कुछ मुआवजा दिलाया जाए। गरीब आदमी है जिसमें। रुड़की में एक अफगान नागरिक बांद्रा एक्सप्रेस में पकड़ा गया। अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को आरपीएफ ने ट्रेन से हिरासत में लिया। आरोपी ने बताया कि वो 2018 से देवबंद में रहकर पढ़ाई कर रहा है। वीज़ा 2021 में खत्म हो चुका था। बताया गया कि रुड़की के पास ट्रेन में चेन पुलिंग के बाद जांच में संदिग्ध पकड़ा गया। उसके पास दस्तावेज न होने पर गंगनहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। तो देवबंद में रहकर पढ़ाई कर रहा था आरोपी और उसको किस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने पकड़ा। 2021 में जो वीज़ा है वो ख़त्म हो गया था। बांद्रा एक्सप्रेस का ये पूरा घटनाक्रम है जहाँ पर एक अफगानी नागरिक को हिरासत में लिया गया। विदेशी नागरिक को आरपीएफ के जवानों ने हिरासत में लिया और बड़ी बात है कि वो देवबंद जो दारुल-उलूम है वहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था। और देखिए 2021 में वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी 2025 तक भारत में ही शरण ले रहे थे। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। प्रवेश हमारे सहयोगी रुड़की से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, जिस तरीके से अब देश के अंदर सरकारें कह रही हैं कि भाई एसआईआर इसीलिए तो ज़रूरी है ताकि ऐसे नागरिकों को पकड़ा जा सके जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, क्या ये उसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है? जी सचिन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीती रात जो मामला सामने आया, देखने को मिला कि वहाँ पे रुड़की स्थित जो ये बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसमें चैन पुलिंग का मामला सामने आया और चैन पुलिंग होने के बाद जिस तरीके से देखा गया कि जिस व्यक्ति ने ये चैन पुलिंग करी थी वो व्यक्ति अफगान का नागरिक निकला। आरपीएफ ने पकड़ा और आरपीएफ ने पकड़ने के बाद जिस तरीके से मामले की संदिग्ध जांच की, जांच करने के बाद देखने को मिला कि व्यक्ति 4 साल से, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 4 साल से यहाँ पे इंडिया में रह रहा था और जिसका वीजा एक्सपायर होने के बाद अफगान का नागरिक इंडिया में रह रहा है और लगातार उसका कलियर आना जाना है। कलियर में जिस तरीके से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और लगातार जो उसकी गतिविधियां हैं उसके पीछे की भी जांच जारी है और लगातार देखा जा रहा है कि अब किस तरीके के मामला सामने आते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल की स्थिति, जो फिलहाल की कानूनी कार्रवाई की गई है, पकड़ने के बाद व्यक्ति के ऊपर लगातार जिस तरीके से फॉरेन एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उसको माननीय न्यायालय में आज पेश किया गया। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इस व्यक्ति के जो पीछे क्या किस तरीके के सूत्र हैं, क्या भी मामला किस तरीके से होता है, देखने को प्रवेश, जिस तरीके से देवबंद का नाम भी सामने आ रहा है, अब देखिए दारुल-उलूम को लेकर बहुत बड़ी बातें होती हैं, तो क्या माना जाए कि देवबंद दारुल-उलूम में ही ये लड़का पढ़ रहा था और उसके बाद इसने एक्सटेंशन ले लिया और वो भी बिना सरकार को बताए? जी बिल्कुल सचिन, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पीछे के जो सूत्र हैं, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में कि व्यक्ति के पीछे कहां से कहां तक के तार जुड़े हैं। यानी कि आप ये साफ तौर से समझ सकते हैं कि देवबंद यानी कि पहले भी कई घटनाएं सामने आई हैं देवबंद से और आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार मामले लगातार देखने को मिलता है कि देवबंद यानी कि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और आतंकवादियों के जिस तरीके से देखा जाता है कि आतंकवाद वहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वहाँ पे लोग जो है व्यक्ति इस तरीके के जो संगठन मिले संलिप्त नजर आते हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस व्यक्ति के पीछे की मंशा क्या थी और इस तरीके से भारत में रह रहा था पिछले 4 सालों से भारत सरकार क्या कर रही थी, आखिर किस तरीके की ऐसी क्या कमी रही जो अफगान का नागरिक इंडिया में 4 साल से रह रहा था और सरकार को नहीं पता। यानी कि जब वीजा दिया जाता है तो ये भी कंफर्म किया जाता है कि वीजा कितने साल का है, किस तरीके से व्यक्ति का जब वीजा एक्सपायर होने के
करीब जी। होता है, सीमा पर होता है, तो उस व्यक्ति को नोटिस भी किया जाता है, बिल्कुल। नोटिस भी दिया जाता है लगातार, जिस तरीके से बताया भी जाता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ये भी एक इंटेलिजेंस फेलियर है। लेकिन अब जो सरकार जिस तरीके से मामले की लगातार जो गहनता से जांच हो रही है, अब देखना होगा कि आगे आने जी। वाले समय में सरकार इस पर क्या ठोस कदम उठाती है। जो अभी की परिस्थिति है, अभी की चलिए परिस्थिति ठीक में है प्रवेश, आप नज़र बनाए रखिएगा, फिर तो आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से देवबंद का रहने वाला एक शख्स चेन पुलिंग करता है बांद्रा एक्सप्रेस में, उसको आरपीएफ के जवान पकड़ते हैं, कोर्ट में पेश किया जाएगा, देखना होगा आगे इस पर क्या सुनवाई होती है। बढ़ते हैं आगे। कालाढूंगी के धमोला क्षेत्र स्थित संत एड्रिन चर्च में क्रिसमस महोत्सव बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चर्च परिसर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान क्रिसमस करोल, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। चर्च को आकर्षक ढंग से सजाया गया और पूरे माहौल में उत्साह और भाईचारे की भावना देखने को मिली। क्रिसमस के महोत्सव में हमारे मुख्य अतिथि माननीय धर्माध्यक्ष इग्नेशियस डिसूजा, जो बरेली धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष हैं, मुख्य अतिथि हैं। उनके साथ श्रीमती अनीता आर्या, जो हमारी जिला पंचायत सदस्य हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। उन्हीं के साथ सब इंस्पेक्टर जयवीर सिंह जी विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। और इन्हीं के साथ फादर रॉयल एंथनी, जो हमारे बरेली धर्म प्रांत के एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, आज के विशिष्ट अतिथि हैं। और इस पूरे प्रांगण में जो कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं हमारे धमोला क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति और सभी वर्गों के लोग, हमारे पड़ोसी जितने भी हमसे रोज मिलते हैं, हमारे मित्र हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हैं। दूर दराज से, बाजपुर से, बेलपड़ाव से भी लोग इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। ये कार्यक्रम हर वर्ष हम लोग आयोजित करते हैं और इस कार्यक्रम के द्वारा हम क्रिसमस की खुशियाँ एक दूसरे के साथ जाहिर करते हैं। चंपावत जिले के अमोड़ी क्षेत्र में ग्राम विकास विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की है। तहसीलदार ब्रजमोहन आर्य के नेतृत्व में जेसीबी की मदद से 3 कच्ची दुकानों को ध्वस्त किया गया। बता दें कि अतिक्रमण मुक्त भूमि को रीप के जिला परियोजन प्रबंधक को सुपुर्द कर दिया गया है, ताकि इसका उपयोग विभागीय विकास कार्यों में हो सके। कार्रवाई शांतिपूर्ण रही और पुलिस बल मौजूद रहा। प्रशासन ने चेतावनी दी कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरीके का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में उत्तरकाशी विकास भवन परिसर में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन को उनके विधिक अधिकारों, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला जज गुरबख्श सिंह बतौर मुख्य अतिथि और जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने विशिष्ट अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि की ओर से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर सूचना और लोक संपर्क विभाग के सांस्कृतिक दल, जन आस्था कला मंच और राइंका मातली की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। जिला जज ने संबोधित करते हुए कहा कि विधिक साक्षरता समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। ज्योतिर्मठ में इन दिनों लोक सांस्कृतिक खेल कला परंपरा को एक मंच पर संजोए हुए पेनखंडा महोत्सव की धूम नजर आ रही है। बीते शनिवार को जहां लोग गायक मीना राणा, रोहित चौहान, संजय कुमोला के गीतों की सांस्कृतिक संध्या में लोग जमकर थिरके, वहीं पेनखंडा महोत्सव समिति की ओर से बेहतर प्रयास से महोत्सव में पहुंची भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और गांव और शहर के लोग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंच रहे हैं। साथ ही महोत्सव में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। और चलिए उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।